पतझड़ की गर्म धूप में एक दोपहर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का परिसर शांत खामोशी में डूबा हुआ था। अंतहीन रूप से फैले हुए पत्थरों के बीच पतझड़ की हवा देवदार की शाखाओं से होकर गुजर रही थी, जो एक धीमे शोकगीत की तरह धीरे धीरे रो रही थी। उन अनगिनत पत्थरों में से 2 पत्थरों के सामने हाल ही में कमीशन हुई एक युवा महिला सैनिक अपनी कड़क नई वर्दी में सावधान की मुद्रा में खड़ी थी। 22 वर्षीय हवलदार प्रिया शर्मा। उसके कंधे अभी भी कोमल थे, लेकिन उसके कसकर बंद होठों और दुहक को दबाने वाली गहरी आंखों में उसकी उम्र के विपरीत एक दृढ़ता झलक रही थी। पत्थरों पर उसके माता पिता के नाम अगल बगल खुदे हुए थे। सेना के कर्नल अरुण शर्मा और सेना की मेजर मीना शर्मा, दोनों ही देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गौरवान्वित सैनिक थे। प्रिया के हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले ही एक विदेशी मिशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में वे एक साथ शहीद हो गए थे। प्रिया ने सफेद गुलदाउदी के 2 फूल प्रत्येक पत्थर के सामने सावधानी से रखे। फिर कांपते हाथों से उसने गर्व से अपने हवलदार के रैंक को छुआ। पिताजी, माँ, मैं प्रिया हूं। उसकी आवाज हवा में धीरे धीरे कांप रही थी। आखिरकार मैंने वह वर्दी पहन ली है जिस पर आप दोनों को इतना गर्व था। कैसी लग रही है? क्या यह मुझ पर अच्छी लग रही है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए थे। मुझे आपकी बहुत याद आई। अगर आप आज यहां होते तो आप कितने खुश होते। आप कहते, हमारी बेटी पर गर्व है, और मेरा सिर थपथपाते। वह एक पल के लिए चुप हो गई और अपनी वर्दी की आस्तीन से अपने आंसू पोंछे। उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, जो हमेशा उसे सिखाते थे कि एक सैनिक को आसानी से आंसू नहीं दिखाने चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली और एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ बोलना जारी रखा। अब चिंता मत करो। जो सपना आप पूरा नहीं कर सके, मैं उसे पूरा करूंगी। मैं पिताजी की तरह बहादुर और मां की तरह दयालु सैनिक बनूंगी, जो अपने देश और अपने जवानों से सच्चा प्यार करती है। मैं इस जगह पर आपकी आत्माओं के सामने कसम खाती हूं कि मैं आपके नाम पर कभी कोई दाग नहीं लगने दूंगी। उसकी कसम पतझड़ के आसमान के नीचे दृढ़ और पवित्र रूप से गूंज रही थी। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे अपने एकमात्र रिश्तेदार, अपने चाचा का चेहरा याद आया, जिन्होंने उसे पाला था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह अनाथ हो गई थी और उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था। वह दुनिया के सबसे सख्त लेकिन सबसे गर्मजोशी वाले व्यक्ति भी थे। मैं चाचा जी को भी चिंता नहीं करने दूंगी, वह धीरे से फुसफुसाई। वह किसी से भी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे पाला है और मैं कितनी मुश्किल से यहां पहुंची हूं। मैं उनके नाम पर कभी कोई कलंक नहीं लगने दूंगी। और फिर उसने एक महत्वपूर्ण रहस्य जोड़ा, जिसे केवल वह और हम जो इस कहानी को सुन रहे हैं जानते हैं। लेकिन मेरा उनके नाम पर भरोसा करने का भी कोई इरादा नहीं है। मैं केवल अपनी ताकत और अपने कौशल से एक सैनिक के रूप में, प्रिया शर्मा के रूप में पहचानी जाना चाहती हूं। किसी की भतीजी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ हवलदार प्रिया शर्मा के रूप में। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यही एकमात्र रास्ता है जो चाचा जी मुझसे चाहते हैं। उसके चाचा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह भारतीय सेना के एक जीवित किंवदंती थे, दुश्मनों के लिए आतंक का प्रतीक और अपने जवानों के लिए पूर्ण विश्वास का स्रोत। वह भारत की एलिट विशेष बल पैरा एसएफ के कमांडिंग ऑफिसर काला शेर कर्नल विक्रम राठौर थे। लेकिन प्रिया का उस विशाल नाम को अपनी ढाल बनाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय इस डर से कि वह उस नाम को बदनाम कर सकती है, उसने अपनी पहचान पूरी तरह से छुपा ली थी और सबसे साधारण इन्फेंट्री यूनिट में स्वेच्छा से शामिल हो गई थी। वह एक ग्रीन हाउस में एक नाजुक फूल नहीं, बल्कि एक जंगली मैदान में एक खरपतवार की तरह अपनी जड़ों को जमाना और खिलना चाहती थी। देखते रहिए पिताजी, माँ और चाचा जी, मैं कैसे एक सच्ची सैनिक बनती हूँ। मैं अपना सब कुछ लगा दूंगी ताकि आप स्वर्ग से और चाचा जी अपनी जगह से मुझ पर गर्व कर सकें। उसने आखिरी बार अपने माता पिता के पत्थरों की ओर सबसे अनुशासित और सबसे गर्मजोशी से भरा सलाम किया। जय हिंद। ठंडी पतझड़ की हवा उसके युवा गालों को छूकर गुजर गई। वह अभी तक नहीं जानती थी कि उसके रास्ते में कितनी कठोर परीक्षाएं और पूर्वाग्रह की हवाएं आने वाली थीं। लेकिन एक बात निश्चित थी, वह कभी नहीं टूटेगी। वह अपने माता पिता और चाचा के गौरवशाली नाम के योग्य स्टील के फूल की तरह निश्चित रूप से खिलेगी। युद्ध स्मारक पर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के बाद हवलदार प्रिया शर्मा ने आखिरकार अपनी पहली पोस्टिंग
भारतीय सेना की 15वीं इन्फेंट्री बटालियन के द्वार में कदम रखा। उसका दिल एक नई शुरुआत के लिए उत्साह और आशा से भरा हुआ था। उसे लगा कि अब समय आ गया है कि अकादमी में सीखे गए सिद्धांतों और कौशलों को मैदान में उतारा जाए, और यह सोचकर ही उसमें ऊर्जा भर गई। जय हिंद सर, मैं हवलदार प्रिया शर्मा आज से दूसरी कंपनी में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट करती हूं। मैं सीखने के लिए उत्सुक हूं। कंपनी के प्रशासनिक कार्यालय में प्रवेश करते हुए उसने एक ऊर्जावान आवाज में अपनी रिपोर्टिंग की। कंपनी कमांडर कैप्टन आलोक वर्मा ने इस नई महिला हवलदार को जिज्ञासा और थोड़ी झुंझलाहट के साथ देखा। ओह ठीक है हवलदार प्रिया, स्वागत है। लंबी यात्रा से थक गई होगी, पहले अपना सामान रखो और कल से औपचारिक रूप से काम शुरू करना। उसका लहजा औपचारिक था, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी या उम्मीद नहीं थी। अगले दिन प्रिया ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना पहला दिन शुरू किया। एक लड़ाकू इकाई होने के नाते वह अपने साथियों के साथ प्रशिक्षण के मैदान में पसीना बहाने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे दिया गया पहला काम उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। हवलदार प्रिया, आज से तुम कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करोगी। क्या प्रशासनिक कार्य सर? हाँ, क्या तुम्हें यह फाइलों का ढेर नहीं दिख रहा? इन्हें तारीख के अनुसार व्यवस्थित करो, देखो कि कुछ गायब तो नहीं है, और मुझे रिपोर्ट करो। महिलाएं वैसे भी लइयट काम में बेहतर होती हैं, है ना? कंपनी कमांडर ने स्वाभाविक रूप से उस पर फाइलों का एक पहाड़ डाल दिया। प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को याद किया। एक सैनिक का कर्तव्य किसी भी दिए गए कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करना होता है। जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उसने प्रशासनिक कार्यालय के धूल भरे कोने में अपनी जगह बनाई और चुपचाप फाइलें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद भी स्थिति नहीं बदली। जब उसके सभी पुरुष साथी राइफल लेकर सामरिक प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते, तो प्रिया को प्रशासनिक कार्यालय में अंतहीन कागजी कार्रवाई और छोटे मोटे कामों में फंसे रहना पड़ता था। हवलदार प्रिया, स्टोर रूम में उपकरणों की सूची को फिर से व्यवस्थित करो। हवलदार प्रिया, अगले सप्ताह की बैठक के लिए सामग्री पहले से तैयार कर लो। हवलदार प्रिया, थोड़ी चाय बना लाओ। वह जल्द ही कंपनी की एक लड़ाकू सैनिक के बजाय चाय बनाने वाली लड़की बन गई थी। उसे लगा जैसे वह एक अदृश्य कांच की दीवार के भीतर कैद है। उसके पुरुष सहकर्मी उसे खुले तौर पर अनदेखा या परेशान नहीं करते थे। इसके बजाय वे बाहरी तौर पर बहुत विनम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते थे। प्रिया जी, अगर कुछ भी मुश्किल हो तो बताना, हम मदद करेंगे। अरे हवलदार साहिबा, एक महिला सैनिक होने के नाते तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, थोड़ा आराम करो। लेकिन उनकी इस अतिरंजित मित्रता के भीतर उसे अपने बराबर का सैनिक न मानने वाली एक ठंडी और सूक्ष्म दूरी थी। वे उसे एक कमजोर महिला के रूप में देखते थे, जिसे सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता थी, न कि एक साथी के रूप में जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना था। प्रिया निराश थी। वह इस तरह का व्यवहार नहीं चाहती थी। वह समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करना और एक साथ पसीना बहाना चाहती थी। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके कंपनी कमांडर से बात की। सर, मैं भी फील्ड ट्रेनिंग में भाग लेना चाहती हूं। मैंने भी अकादमी से एक लड़ाकू एनएससीओ के रूप में प्रशिक्षण पूरा किया है। मुझे लगता है कि केवल प्रशासनिक कार्य करना मेरे कर्तव्य के अनुरूप नहीं है। उसकी साहसी मांग पर कैप्टन आलोक वर्मा ने एक पल के लिए असहजता व्यक्त की, फिर अनिच्छा से अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट किया। हवलदार, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन सच कहूं तो यह थोड़ा बोझिल है। बोझिल? आपका क्या मतलब है? सर, तुम हमारी कंपनी की एकमात्र महिला सैनिक हो। अगर प्रशिक्षण के दौरान तुम्हें चोट लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? वैसे भी एक महिला सैनिक को प्राप्त करने के बारे में ऊपर से बहुत बातें हुई हैं। अगर कोई समस्या होती है तो यह केवल मेरे लिए सिरदर्द होगा। यही उनके तथाकथित विचार का असली कारण था। यह इसलिए नहीं था कि वे उसकी परवाह करते थे, बल्कि इसलिए कि वे किसी भी असुविधा से बचना चाहते थे। उन्होंने उसे एक सुरक्षित बाड़े में बंद कर दिया था। प्रिया को अब उस अदृश्य दीवार की प्रकृति का एहसास हुआ। यह महिलाएं कमजोर होती हैं कि पुराने पूर्वाग्रह और समस्या पैदा करने से बचें कि स्वार्थी जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति से बनी एक ठंडी कठोर कांच की दीवार थी। उस रात प्रिया अकेले खाली बैरक में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अपने माता पिता और चाचा से की गई प्रतिज्ञा याद आई।
अपनी ताकत और कौशल से एक सम्मानित सैनिक बनना। वह इस अदृश्य दीवार के सामने हार नहीं मान सकती थी। मुझे इससे टकराना होगा, मुझे इसे तोड़ना होगा, उसने फैसला किया। अगर कोई उसे मौका नहीं देता तो वह खुद अपना मौका बनाएगी। वह अपने खिलाफ सभी पूर्वाग्रहों का सामना अपनी असाधारण क्षमताओं से करेगी। पहली बार उसकी आंखें एक शिकारी की तरह तेज हो गईं। जिस दिन प्रिया प्रशासनिक कार्यालय की कांच की दीवार को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, उस दोपहर कंपनी के प्रशिक्षण योजना की स्थापना के लिए एक ऑपरेशनल बैठक हुई। प्रिया भी प्रशासनिक सहायता के रूप में बैठक में शामिल हुई। उसी बैठक में प्रिया का पहली बार उस व्यक्ति से औपचारिक रूप से सामना हुआ जो उसके सैन्य जीवन पर सबसे काली और सबसे लंबी छाया डालने वाला था। उसका नाम सूबेदार मेजर रतन सिंह था। वह कंपनी के संचालन और प्रशिक्षण का वास्तविक प्रभारी था और सैनिकों के बीच उसे चलता फिरता बारूदी सुरंग कहा जाता था। वह लगभग 50 वर्ष का था, जिसका चेहरा कठोर और खुरदरा था और 20 साल से अधिक की सैन्य सेवा के दौरान सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने से बना एक कठोर लेकिन संकीर्ण सत्तावादी रवैया था। विशेष रूप से वह एक पुराने जमाने का लिंग भेदी था जो मानता था कि महिलाओं का सेना में आना अनुशासन को कमजोर करता है। बैठक शुरू हुई और प्रिया एक कोने में बैठकर चुपचाप बैठक के मिनटों को नोट कर रही थी। तभी सूबेदार मेजर रतन सिंह ने, जैसे कि उसे पहली बार देख रहा हो, प्रिया की ओर अपनी ठुड्डी से इशारा करते हुए कंपनी कमांडर से पूछा, ओह कैप्टन साहब, यह लड़की कौन है? क्या यह प्रशासनिक कार्यालय के लिए नई भर्ती है? उसकी आवाज इतनी तेज और कर्कश थी कि बैठक कक्ष में हर कोई सुन सकता था। लड़की। उसके मुंह से निकले शब्द एक साथी सैनिक के लिए अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक और तिरस्कारपूर्ण थे। एक पल में बैठक कक्ष में हवा ठंडी हो गई। कंपनी कमांडर घबराकर उसकी ओर देखने लगा और अन्य अधिकारी बहाना करते हुए अपनी फाइलों में देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। प्रिया का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह अपनी सीट से उठी और सूबेदार मेजर रतन सिंह की ओर एक त्रुटिहीन मुद्रा में सलामी दी। जय हिंद साहब, मैं दूसरी कंपनी की हवलदार प्रिया शर्मा हूं। उसकी आवाज बिना किसी कंपी के स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। हवलदार? हाँ, कमाल है, रतन सिंह ने उपहास किया। आजकल सेना बहुत अच्छी चल रही है। अब तो बच्चों के खेल की तरह लड़कियों को भी हवलदार का रैंक दिया जा रहा है। उसने प्रिया को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसने कुछ गंदा देख लिया हो। लगता है किसी बड़े अधिकारी की बेटी सेना देखने आई है। मैडम, यह जगह तुम्हारे जैसी राजकुमारियों के लिए मेकअप करने और पाउडर लगाने के लिए नहीं है। सेना एक पवित्र स्थान है जहां पुरुष देश की रक्षा के लिए खून पसीना बहाते हैं, समझी? उसके शब्द स्पष्ट रूप से अपमानजनक थे। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। वह सहज रूप से जानती थी कि अगर वह यहां टूट गई तो वह हमेशा इस आदमी के पैरों के नीचे कुचली जाएगी। उसने सूबेदार मेजर रतन सिंह की आंखों में सीधे देखते हुए एक शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, सूबेदार मेजर साहब, मैं न तो राजकुमारी हूं और न ही मैडम। मैं भारतीय सेना के नियमों के अनुसार विधिवत रूप से कमीशन प्राप्त एक एनएससीओ हवलदार प्रिया शर्मा हूं। क्या? उसकी अप्रत्याशित रूप से साहसी प्रतिक्रिया पर रतन सिंह का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। और मुझे लगता है कि जब देश की रक्षा की बात आती है तो लिंग का कोई अंतर नहीं होता है। इस वर्दी में एक सैनिक के रूप में मैं मुझे सौंपे गए हर मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हूं। उसकी आवाज में उसकी युवा उपस्थिति के विपरीत एक इस्पात जैसी इच्छा शक्ति थी। बैठक कक्ष में अन्य अधिकारी उसकी हिम्मत पर हैरान थे और चुपचाप स्थिति देख रहे थे। रतन सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक नई महिला हवलदार ने उसकी सत्ता को सीधे चुनौती दी थी। यह बदतमीज लड़की। जैसे ही वह अपनी सीट से उठकर उसकी ओर बढ़ने वाला था, बस कीजिए सूबेदार मेजर साहब, कंपनी कमांडर ने जल्दी से उसे रोक दिया। हम एक बैठक के बीच में हैं और हवलदार शर्मा मेरी सीधी कमान के अधीन है। अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया मुझसे कहें। हालांकि कंपनी कमांडर प्रिया को एक बोझ मानता था, लेकिन एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके अधीनस्थ को सबके सामने अपमानित किया जाए। रतन सिंह गुस्से से हाँफ रहा था। प्रिया को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसे खा जाएगा। ठीक है, मैं आज की बात याद रखूंगा,
हवलदार प्रिया शर्मा। उसने घृणा से भरी आवाज में उसका नाम ऐसे लिया जैसे वह कोई अभिशाप हो। फिर कुर्सी को एक जोरदार धमाके के साथ पीछे धकेलते हुए वह बैठक कक्ष से बाहर चला गया। एक ठंडी खामोशी पीछे रह गई। प्रिया अभी भी अपनी जगह पर बिना किसी हलचल के खड़ी थी। वह जानती थी आज उसने एक ऐसी नदी पार कर ली थी जहां से कोई वापसी नहीं थी, और वह जानती थी कि उसका सैन्य जीवन आज से कई गुना अधिक कठोर और अकेला होने वाला था। लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी गरिमा और अपने जैसी राह पर चलने वाली भविष्य की सभी महिला सैनिकों की गरिमा की रक्षा की थी। उस दिन के बाद सूबेदार मेजर रतन सिंह का चालाक और शातिर उत्पीड़न गंभीरता से शुरू हो गया, लेकिन प्रिया ने कभी हार नहीं मानी। वह एक जंगली फूल की तरह अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रही, जो जितना तेज तूफान आता है उतनी ही मजबूती से अपनी जड़ें जमाता है। उस ऑपरेशनल मीटिंग के बाद सूबेदार मेजर रतन सिंह ने हवलदार प्रिया शर्मा को अपना मुख्य दुश्मन मान लिया था। उसने अपनी 20 साल की सैन्य सेवा में सीखी गई सभी चालाकियों और अधिकारों का इस्तेमाल करके प्रिया को यूनिट से बाहर निकालने के लिए एक सावधानी पूर्वक और नीच योजना शुरू की। उसकी पहली रणनीति प्रिया को पेशेवर रूप से पूरी तरह से अलग थलग करना और उसे अक्षम साबित करना था। साप्ताहिक नियमित बैठकों के दौरान प्रिया अब प्रशासनिक सहायता की आड़ में पीछे नहीं हटती थी। वह रातों की नींद हराम करके शोध और विश्लेषण किए गए डेटा के आधार पर यूनिट की अक्षम कार्य प्रणालियों में सुधार के लिए तर्कसंगत और तीखे सुझाव देने लगी। सूबेदार मेजर साहब, वर्तमान में हमारी यूनिट का गोला बारूद इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली केवल मैनुअल रजिस्टरों पर निर्भर है, जिससे त्रुटियां होती हैं और यह अक्षम है। यदि हम नवीनतम कंप्यूटरीकृत प्रणाली को लागू करते हैं, जो मैंने अकादमी में सीखी है, तो मेरा मानना है कि हम कार्य कुशलता में 30% से अधिक सुधार कर सकते हैं। उसका सुझाव किसी के भी सुनने के लिए तर्कसंगत था, लेकिन रतन सिंह ने उसकी बातों पर हंसते हुए जवाब दिया, कंप्यूटरीकृत। एक लड़की होने के नाते तुम थोड़ा कंप्यूटर चलाना जानती हो तो खुद को विशेषज्ञ समझ रही हो। हवलदार सेना में अपने हाथों से छूना और अपनी आंखों से पुष्टि करना ही मूल सिद्धांत है। तुम यह बकवास कहां से सीख कर आई हो? साहब, समय बदल गया है, हमारी सेना को भी। चुप रहो। एक हवलदार की हिम्मत कैसे हुई एक सूबेदार मेजर से बहस करने की? क्या तुम इसे अपना खेल का मैदान समझती हो? भविष्य में जब तक मैं अनुमति न दूं, बैठक में अपना मुंह मत खोलना। उसने सार्वजनिक रूप से प्रिया की राय को खारिज कर दिया और उसे शर्मिंदा किया। अन्य अधिकारी रतन सिंह के गुस्से से डर गए, और यह जानते हुए भी कि प्रिया का सुझाव सही था, किसी ने भी उसका पक्ष नहीं लिया। उसका उत्पीड़न असंभव कार्यों को सौंपने के तरीके से और भी चालाक हो गया। हवलदार, अगले सप्ताह तक हमारी पूरी कंपनी के पिछले 3 वर्षों के कपड़ों और उपकरणों की पूरी भौतिक सूची तैयार करो और एक रिपोर्ट बनाओ। यह एक बहुत बड़ा काम था, जिसे पूरा करने के लिए कम से कम 3 लोगों को 1 सप्ताह तक लगना था, लेकिन उसने वह सारा काम अकेले प्रिया को सौंपा और समय सीमा भी आधी कर दी। जी साहब। प्रिया ने यह जानते हुए भी कि यह असंभव है, आदेश स्वीकार कर लिया। उस दिन से उसने कई रातें बिना सोए धूल भरे स्टोर रूम में अकेले हजारों सैन्य वस्तुओं के साथ संघर्ष करते हुए बिताई। उसके सहकर्मी उसे सहानुभूति से देखते थे, लेकिन रतन सिंह के प्रतिशोध के डर से किसी ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। अंत में समय सीमा के अंतिम दिन प्रिया ने धंसी हुई आंखों से रात भर में पूरी की गई सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट रतन सिंह को सौंपी। रिपोर्ट बिना किसी त्रुटि के उत्तम थी, लेकिन रतन सिंह ने रिपोर्ट को सरसरी तौर पर देखा और फिर खामियां निकालना शुरू कर दिया। यह लिखावट क्या है? जैसे किसी मुर्गे ने पंजा मारा हो। एक महिला होकर इतनी गंदी लिखावट, और इस पृष्ठ पर स्टेपलर टेढ़ा क्यों है? तुम्हारे अंदर बुनियादी अनुशासन की कमी है। उसने तुच्छ बेतुकी बातों को बहाना बनाकर प्रिया की मेहनत से तैयार की गई रिपोर्ट को उसकी आंखों के सामने फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। इसे रिपोर्ट कहते हो? तुरंत इसे फिर से बनाओ। आज रात तक प्रिया फटे हुए रिपोर्ट के टुकड़ों को शून्य में देखती रही। उसका दिल भी उस रिपोर्ट की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसकी अंतिम रणनीति सबसे नीच और सबसे प्रभावी थी, अफवाहों का उपयोग करना। वह अन्य अधिकारियों के साथ शराब पीते समय या धूम्रपान करते समय चालाकी से प्रिया के बारे में दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाने लगा। उस हवलदार के बारे में क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता?
वह सैनिक बनने के लायक नहीं लगती, फिर भी वह हमारी यूनिट में क्यों आई? आपका क्या मतलब है साहब? मैंने पता लगाया है, उसका चाचा सेना में कोई ब्रिगेडियर है। वह शायद अपने चाचा के सहारे एक आरामदायक जगह पर अपना करियर बनाने आई है, इसीलिए वह इतनी अकड़ दिखाती है। बेशक यह एक झूठ था, लेकिन लोग अक्सर आकर्षक झूठ पर सच्चाई से ज्यादा आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जिन अधिकारियों को पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, उन्होंने रतन सिंह की बात सुनी और मान लिया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हवलदार प्रिया शर्मा वास्तव में एक 3 स्टार जनरल की भतीजी है, तभी तो कंपनी कमांडर भी उससे कुछ नहीं कह पाते। अगर उसने कोई गलती की तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। प्रिया अनजाने में ही यूनिट के भीतर एक सिफारिश वाली और संदिग्ध व्यक्ति बन गई थी। जो सहकर्मी पहले उससे सहानुभूति रखते थे, वे भी अब उससे बचने लगे। वह एक बार फिर पूरी तरह से अकेली हो गई। प्रिया ने महसूस किया कि उसके आसपास की हर स्थिति एक विशाल दलदल की तरह धीरे धीरे उसे निगल रही है। हर रात उसे अपने चाचा को फोन करने की इच्छा से लड़ना पड़ता था। एक फोन कॉल इस नारकीय स्थिति को तुरंत समाप्त कर सकता था। नहीं, मुझे इसे खुद ही पार करना होगा। उसने कांपते हाथों से अपना फोन नीचे रख दिया और इसके बजाय एक प्रशिक्षण पुस्तिका उठा ली। उसने दर्द को प्रशिक्षण से दूर करने का फैसला किया। वह सुबह जल्दी उठकर अकेले मैदान में दौड़ती और देर रात तक जिम में पसीना बहाती। उसका शरीर मजबूत हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा एक संक्रमित घाव की तरह टूटने के कगार पर थी। उसे नहीं पता था कि इस लंबी अंधेरी सुरंग का कोई अंत भी है या नहीं। प्रिया के प्रति सूबेदार मेजर रतन सिंह का दमन अब कार्यालय और स्टोर रूम से आगे बढ़कर प्रशिक्षण के मैदान तक पहुंच गया था, जहां सैनिकों की जान दांव पर लगी होती थी। वह प्रिया को मुश्किल में डालने के लिए अपने अन्य अधीनस्थों की सुरक्षा को भी दांव पर लगाने को तैयार था। उस दिन पूरी कंपनी के लिए एक पहाड़ी नेविगेशन प्रशिक्षण था। प्रत्येक दस्ते को केवल एक नक्शे और कंपास का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के भीतर गुप्त रूप से लक्ष्य बिंदु तक पहुंचना था। यह एक उच्च कठिनाई वाला प्रशिक्षण था। प्रिया पहली बार प्रशासनिक सहायता के बजाय एक दस्ते के नेता के रूप में अपने दस्ते का नेतृत्व कर रही थी। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले रतन सिंह ने सभी दस्ते के नेताओं को बुलाया। उसने प्रशिक्षण योजना को अंतिम रूप देते हुए अंत में प्रिया के दस्ते को एक विशेष मिशन दिया जो अन्य दस्तों से अलग था। हवलदार जी साहब, तुम्हारा दस्ता अन्य दस्तों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ए रूट के बजाय बी रूट के माध्यम से लक्ष्य बिंदु में प्रवेश करेगा, समझे? नक्शे पर उसने जिस बी रूट की ओर इशारा किया वह देखने में ही बहुत ऊबड़ खाबड़ और लगभग एक बंद चढ़ाई वाला मार्ग था। यह चट्टानी और खड़ी ढलान वाला था, एक खतरनाक मार्ग जिसे अनुभवी पर्वतारोही सैनिक भी टालते थे। साहब, जहां तक मुझे पता है बी रूट सुरक्षा कारणों से वर्तमान में बंद है। एक नए हवलदार के रूप में मेरे लिए अपने दस्ते का नेतृत्व करना बहुत जोखिम भरा होगा। कृपया हमें ए रूट से मिशन पूरा करने की अनुमति दें। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर विनम्रता से आपत्ति जताई, लेकिन रतन सिंह ने जैसे कि वह इसी का इंतजार कर रहा हो उपहास किया। क्या डर गई? हवलदार, तुम कब से इतनी डरपोक हो गई? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि एक सैनिक के लिए लिंग का कोई अंतर नहीं होता? और अब तुम एक महिला होने के नाते दया की भीख मांग रही हो? उसकी बात पर आसपास के अन्य दस्ते के नेता हंस पड़े। प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। वह अच्छी तरह से जानती थी कि रतन सिंह जानबूझकर उसे सबके सामने अपमानित कर रहा था और एक ऐसा जाल बिछा रहा था जिससे वह इनकार नहीं कर सकती थी। नहीं साहब, हम मिशन पूरा करेंगे। अंततः प्रिया को उस अनुचित आदेश को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रशिक्षण शुरू हुआ और प्रिया ने अपने दस्ते को बीहड़ बी रूट में ले जाना शुरू किया। दस्ते के सदस्यों के चेहरों पर चिंता और असंतोष था। इसको बचारा के लिए अवाला साथा के ता लानत है, हमें ही यह बकवास क्यों करनी पड़ रही है? यह सब उस औरत की वजह से है। उसने सूबेदार मेजर साहब को नाराज कर दिया और अब हम भुगत रहे हैं। उनकी फुसफुसाहट प्रिया के कानों तक पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यह समय बहाने या सांत्वना का नहीं था। यह एक कमांडर के रूप में अपने कौशल को साबित करने का समय था। सब लोग ध्यान केंद्रित करो। यह एक प्रशिक्षण मैदान नहीं है, यह दुश्मन का इलाका है। अपने कदमों का ध्यान रखो और कोई आवाज मत करो।
उसने अपने दस्ते को डांटते हुए सबसे आगे बढ़कर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना शुरू किया। उसने अकादमी में सीखे गए सभी ज्ञान और किताबों से पढ़े गए सभी नेविगेशन तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने कंपास की सूक्ष्म कंपकंपी, पेड़ों पर काई की दिशा और हवा की गंध को पढ़कर सावधानी से अपना रास्ता बनाया, लेकिन पहाड़ ने उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया। अचानक घना कोहरा छा गया और जल्द ही भारी बारिश होने लगी। रास्ता तुरंत कीचड़ में बदल गया और चट्टानें फिसलन भरे हथियारों में बदल गईं। अब और नहीं हो सकता, हम सब यहां मर जाएंगे, हवलदार साहिबा, एक दस्ते के सदस्य ने डर से चिल्लाया। अन्य दस्ते के सदस्य भी थक कर बैठ गए। तभी गड़गड़ाहट, उनके ठीक बगल में बारिश से कमजोर हुई मिट्टी का एक हिस्सा ढहने लगा। यह एक छोटा भूस्खलन था। खतरा, सब हटो, प्रिया चिल्लाई और अपने सबसे करीबी दस्ते के सदस्य को अपने शरीर से धकेल दिया। गिरती हुई मिट्टी का ढेर उसके पैर पर आ गिरा। आह! उसके मुंह से एक छोटी सी चीख निकली। उसे अपने टखने में असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने दर्द को सहन करते हुए अपना रेडियो उठाया। यह दस्ता 3 है, भूस्खलन हुआ है, एक घायल है, तत्काल सहायता चाहिए। दोहराता हूं, तत्काल सहायता। लेकिन रेडियो से केवल कर्क शोर आ रहा था। घने कोहरे और मूसलाधार बारिश के कारण संचार टूट गया था। वे इस बीहड़ पहाड़ में पूरी तरह से फंस गए थे। दस्ते के सदस्य निराश हो गए, लेकिन उसी क्षण सब लोग, मेरी बात सुनो। घायल टखने के बावजूद प्रिया ने दर्द को सहते हुए खुद को उठाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अटूट इस्पात जैसी ताकत थी। हम सैनिक हैं, हम ऐसी स्थिति में नहीं टूट सकते। होश में आओ, अब से मैं हर चीज की जिम्मेदारी लेती हूं। मुझ पर विश्वास करो और मेरे निर्देशों का पालन करो और हम सब यहां से जिंदा वापस जाएंगे। उसकी दृढ़ पुकार पर भयभीत दस्ते के सदस्यों की आंखों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उन्होंने अपनी युवा महिला हवलदार में, जो उनसे ज्यादा दर्द में होने के बावजूद अडिग थी, एक अकथनीय मजबूत विश्वास महसूस करना शुरू कर दिया। प्रिया ने दर्द को सहन करते हुए अपनी वर्दी फाड़ी और अपने घायल टखने को कसकर बांधा। उसने एक टहनी से एक अस्थाई पट्टी बनाई। अब से हम यहां बचाव का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद अपना रास्ता खोजेंगे। उसने जल्दी से आसपास के इलाके का सर्वेक्षण किया और सबसे सुरक्षित दिखने वाले मार्ग की ओर इशारा किया। हम उस पहाड़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, वहां जमीन ठोस है और कोहरे का असर कम होगा। मैं आगे चलूंगी, सब मेरे पीछे आओ। वह लंगड़ाते हुए भी सबसे आगे बढ़कर फिर से बीहड़ रास्ते पर चलने लगी। उसकी पीठ को देखते हुए दस्ते के सदस्यों ने अब और शिकायत नहीं की। वे चुपचाप एक मन होकर उसके पीछे चलने लगे। उस पल में वह एक सच्चे कमांडर के रूप में पुनर्जन्म ले रही थी। घंटों के संघर्ष के बाद प्रिया और उसके दस्ते के सदस्य अंततः चमत्कारिक रूप से लक्ष्य बिंदु पर पहुंच गए। वे कीचड़ और चोटों से सने हुए थे, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और गर्व से चमक रही थीं। लेकिन उनका स्वागत प्रशंसा से नहीं हुआ। लक्ष्य बिंदु पर उनका इंतजार कर रहे सूबेदार मेजर रतन सिंह ने उनकी दयनीय हालत देखकर चिंता करने के बजाय एक ठंडी आवाज में डांट लगाई। हवलदार प्रिया शर्मा, यह क्या हाल बना रखा है? तुम निर्धारित समय से 3 घंटे देर से आई हो और यह संचार विफलता क्या थी? कोई बहाना है? प्रशिक्षण के दौरान भूस्खलन हुआ था साहब, एक घायल था और संचार टूट गया था, लेकिन हमारे दस्ते के सभी सदस्यों ने मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रिया ने लंगड़ाते हुए अपनी बची हुई ताकत से रिपोर्ट दी, लेकिन रतन सिंह ने उसकी रिपोर्ट पर हंसते हुए कहा, भूस्खलन यह बहाना है क्योंकि तुम ठीक से नेतृत्व नहीं कर सकी और समय बर्बाद किया। और किसने तुम्हें अपने आप निर्णय लेने और कार्य करने के लिए कहा था? कमांडर के आदेश के बिना मनमाने ढंग से कार्य करना स्पष्ट रूप से अवज्ञा है। उसने प्रिया के वीरतापूर्ण कार्य को अवज्ञा के अपराध में बदल दिया। एक नई हवलदार ने पूरी कंपनी का अनुशासन भंग कर दिया है। हवलदार, तुम्हें इस प्रशिक्षण विफलता की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और एक औपचारिक अनुशासनात्मक समिति का सामना करना पड़ेगा, समझे? उसकी अनुचित डांट पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके पीछे खड़े दस्ते के सदस्य अब और चुप नहीं रह सके और आगे आ गए। नहीं साहब, हवलदार प्रिया शर्मा ने हमें बचाया। अगर वह न होती तो हम सब पहाड़ में मर गए होते। क्या तुम लोग? लेकिन दस्ते के सदस्य नहीं रुके। उन्होंने एक स्वर में
उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी सच्चाई अन्य सभी अधिकारियों और सैनिकों के सामने चिल्लाकर बताना शुरू कर दिया। रतन सिंह का चेहरा घबराहट और गुस्से से विकृत हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका फेंका हुआ पत्थर एक बूमरैंग बनकर उसी पर वापस आ जाएगा। पहाड़ी प्रशिक्षण की घटना ने सूबेदार मेजर रतन सिंह के इरादों के ठीक विपरीत परिणाम दिए। प्रिया की अनुशासनात्मक समिति तो दूर, दस्ते के सदस्यों की साहसी गवाही की बदौलत उसकी उत्कृष्ट संकट प्रबंधन क्षमता और नेतृत्व पूरी यूनिट में प्रसिद्ध हो गया। सैनिकों के बीच उसे एक सच्चे कमांडर के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे स्थिति नहीं बदली। अपनी योजना के विफल होने और अपमानित होने के बाद रतन सिंह की प्रिया के प्रति घृणा और भी बढ़ गई। उसने उसे और भी चालाक और कपटी तरीकों से दबाना और अलग थलग करना शुरू कर दिया। उसे अनुचित कार्य सौंपना जारी रहा और उसने अन्य अधिकारियों से उसके बारे में बुरा भला कहना बंद नहीं किया। प्रिया को लगा कि वास्तविकता का विशाल बोझ उसे धीरे धीरे कुचल रहा है। वह मजबूत होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन 22 साल की उम्र में अकेले इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल था। उस रात सभी काम खत्म होने के बाद और जब सब सो रहे थे, प्रिया बैरक के बाहर एक खाली सार्वजनिक फोन बूथ में हिचकिचा रही थी। उसके हाथ में एक घिसा पिटा फोन कार्ड था। उसने कई बार रिसीवर उठाया और रखा। क्या मुझे फोन करना चाहिए? क्या मैं उन्हें बेवजह चिंता में डाल दूंगी? लेकिन उसे लगा कि वह अब और अकेले इसे सहन नहीं कर सकती। आखिरकार उसने कांपते हाथों से एक परिचित नंबर डायल किया। लंबी घंटी के बाद रिसीवर से एक गहरी आवाज आई, मैं बोल रहा हूं। उस एक शब्द पर प्रिया की आंखों में आंसू भर आए। दुनिया के सबसे रूखे लेकिन सबसे भरोसेमंद व्यक्ति की आवाज, उसका एकमात्र सहारा, उसके चाचा कर्नल विक्रम राठौर। चाचा जी, मैं प्रिया हूं। मुझे पता है इस समय क्यों फोन किया। सब ठीक है? उसकी आवाज में अपनी भतीजी के लिए चिंता की गर्मी थी। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस आपकी आवाज सुनना चाहती थी। प्रिया अपने साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर सकी। वह जानती थी कि अगर उसके गुस्सैल चाचा को पता चला तो वह तुरंत यूनिट में आ जाएंगे। वह अपनी समस्याओं के कारण देश के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन पर काम कर रहे अपने चाचा को परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी आवाज में दम नहीं है। कर्नल विक्रम राठौर ने फोन के पार से अपनी भतीजी की भावनाओं में सूक्ष्म बदलाव को तुरंत पहचान लिया। यूनिट में सब ठीक तो है? हाँ, बिल्कुल, सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्रशिक्षण भी मजेदार है। झूठ। चाचा के एक दृढ़ शब्द ने उसके झूठ को तोड़ दिया। क्या कोई हमारी बच्ची को परेशान कर रहा है? उसका नाम क्या है? मैं अभी। नहीं चाचा जी, सच में नहीं। प्रिया ने जल्दी से उसे रोका। बस प्रशिक्षण थोड़ा कठिन है। मेरी सहन शक्ति अभी भी कम है। चिंता मत करो, मैं ठीक कर रही हूं। रिसीवर के पार से उसके चाचा की गहरी सांस सुनाई दी। वह जानता था कि वह अपनी भतीजी की जिद को नहीं तोड़ सकता। प्रिया जी, चाचा जी, अगर यह बहुत मुश्किल है तो तुम कभी भी वापस आ सकती हो। तुम्हें अपने माता पिता की तरह एक सैनिक के कठिन रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। चाचा बस तुम्हें खुश देखना चाहता है। उसके उन अनौपचारिक लेकिन गर्म शब्दों पर प्रिया आखिरकार अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह जोर से न रोने के लिए अपने होंठ काट रही थी। रिसीवर को पकड़े हुए उसके कंधे हिल रहे थे। मैं ठीक हूं। मैं एक मजबूत लड़की हूं, है ना? मैं आपकी बेटी की तरह हूं और अपने माता पिता की बेटी भी। मैं इतनी आसानी से नहीं टूटूंगी। उसने अपने आंसू निगले और फिर से एक उत्साहित आवाज में कहा, आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाचा जी। आप हमेशा खतरनाक प्रशिक्षण में रहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा चिंतित हूं। ठीक से खाना और अच्छी नींद लेना, ठीक है? ठीक है बच्ची। कर्नल विक्रम राठौर की आवाज में एक हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है, फोन रखो। कल प्रशिक्षण के लिए जल्दी सोना होगा। जी चाचा जी, जय हिंद। संक्षिप्त बातचीत समाप्त हो गई और प्रिया ने कुछ देर तक ठंडे रिसीवर को नहीं छोड़ा। अपने चाचा की आवाज सुनकर उसे फिर से ताकत महसूस हुई। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद सहारा हमेशा उसके पीछे था। उसने एक बार फिर से यह सब अपने दम पर दूर करने की कसम खाई। अपने चाचा और माता पिता के नाम को शर्मिंदा न करने वाली बेटी और भतीजी बनने की। वह रात के आकाश में एक तारे की तरह फिर से मजबूती से चमकने लगी। कुछ दिनों बाद कंपनी के एक अधिकारी के मेजर के रूप में पदोन्नत होने के उपलक्ष्य में यूनिट के पास एक रेस्तरां में एक छोटी सी जश्न पार्टी आयोजित की गई।
कंपनी कमांडर और सूबेदार मेजर सहित अधिकांश अधिकारी उपस्थित थे और माहौल लंबे समय के बाद खुशनुमा था। प्रिया भी वहां मौजूद थी, एक अजीब मुस्कान के साथ एक कोने में चुपचाप बैठी थी। लेकिन यह शांतिपूर्ण माहौल तब टूटने लगा जब सूबेदार मेजर रतन सिंह नशे में धुत होने लगा। कुछ ड्रिंक्स के बाद नशे में धुत रतन सिंह ने एक बार फिर प्रिया को अपना निशाना बनाया। वह जानबूझकर प्रिया की मेज पर आया और उसके ठीक बगल में बैठ गया। उसके शरीर से आने वाली शराब की तेज गंध से प्रिया ने अनजाने में ही अपनी नाक सिकोड़ ली। ओह हवलदार! रतन सिंह ने अपनी नशे में लड़खड़ाती जबान से उसके कंधे पर थपथपाया। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? क्या तुम्हें अपने वरिष्ठों के साथ रहना पसंद नहीं है? नहीं साहब, प्रिया ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए संक्षिप्त जवाब दिया। नहीं, तुम्हारे चेहरे पर सब लिखा है। रतन सिंह ने अपना खाली गिलास प्रिया के चेहरे के सामने जोर से रखा। चलो इसमें एक ड्रिंक डालो, देखें कि हमारी नई हवलदार के हाथों से परोसी गई शराब का स्वाद कैसा होता है। यह स्पष्ट रूप से छेड़छाड़ और एक महिला सैनिक को शराब परोसने वाली समझने की पुरानी अपमानजनक प्रथा थी। रेस्तरां में माहौल तुरंत ठंडा हो गया। अन्य अधिकारी रतन सिंह के असभ्य व्यवहार से असहज थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। प्रिया ने कुछ देर तक अपने सामने रखे गिलास को एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने शराब नहीं परोसी, इसके बजाय वह चुपचाप अपनी सीट से उठी और सूबेदार मेजर रतन सिंह से एक विनम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माफ कीजिए साहब, लेकिन मुझे पार्टियों में वरिष्ठों को शराब परोसने का प्रशिक्षण नहीं मिला है। उसका इनकार आग में घी डालने जैसा था। रतन सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक हवलदार, और वह भी एक लड़की, ने सबके सामने उसे मना कर दिया था। वह अपनी सीट से उठा और प्रिया का रास्ता रोक लिया। फिर अपनी नशे में लाल आंखों से उसे घूरते हुए उसने पूरे रेस्तरां में चिल्लाया, क्या? इस बदतमीज लड़की ने क्या कहा? एक औरत की हिम्मत कैसे हुई? उसकी चीख पर रेस्तरां में सारा शोर थम गया। सबकी निगाहें उन दोनों पर टिक गईं। तुम्हारा अनुशासन तो आसमान छू रहा है। एक नई हवलदार सूबेदार मेजर की दी हुई शराब को मना करेगी? तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है ना? मेरा मतलब यह नहीं था साहब। चुप रहो। रतन सिंह यही नहीं रुका। उसने एक ऐसा काम किया जो प्रिया के जीवन और इस कहानी को सुनने वाले सभी के दिलों में एक अमिट घाव छोड़ जाएगा, एक अक्षम्य कार्य। उसने नीचता से मुस्कुराया और अपनी दो बड़ी खुरदरी उंगलियों से प्रिया के गाल को ऐसे छुआ जैसे वह कोई कीड़ा पकड़ रहा हो। ओह देखो तो, अभी भी होश में नहीं आई। यह हमले से भी बदतर था। यह एक इंसान के चरित्र को कुचलने वाला एक भयानक अपमान था। वह प्रिया को एक समान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक तुच्छ वस्तु के रूप में मान रहा था, जिसे वह अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था। नई भर्तियों को थोड़ा विनम्र और समझदार होना चाहिए ताकि वे पसंद की जा सकें, समझे हवलदार? उसके घृणित शब्दों और कार्यों पर रेस्तरां में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। प्रिया वहां ऐसे खड़ी थी जैसे वह जम गई हो। उसके दोनों हाथ मेज के नीचे अदृश्य रूप से तब तक कसकर बंधे हुए थे जब तक कि वे सफेद न हो जाएं। उसका चेहरा अपमान और शर्म से जल रहा था, लेकिन अजीब तरह से उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और शांत थीं। उसने न तो रोया, न गुस्सा किया और न ही कोई बहाना बनाया। वह बस सूबेदार मेजर रतन सिंह के चेहरे को, जो उसे अपमानित कर रहा था, और उसके आसपास उन सभी के चेहरों को जो इस पूरी स्थिति को चुपचाप देख रहे थे, एक एक करके धीरे धीरे अपनी आत्मा में अंकित कर रही थी। काफी समय बाद उसने चुपचाप मेज पर रखा अपना पानी का गिलास नीचे रख दिया। फिर उसने कंपनी कमांडर की ओर झुककर विनम्रता से कहा, सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं पहले जाना चाहूंगी। और फिर सूबेदार मेजर रतन सिंह की ओर एक नजर डाले बिना वह चुपचाप मुड़ी और रेस्तरां के दरवाजे की ओर चल दी। उसकी पीठ में कोई झुकाव नहीं था। यह एक हारे हुए की पीठ नहीं थी। यह एक दृढ़ और ठंडी पीठ थी जिसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसकी चुप्पी किसी भी प्रतिरोध या गुस्से की चीख से ज्यादा एक बड़ी युद्ध की घोषणा की तरह थी। रेस्तरां में बचे लोग कुछ देर तक कुछ नहीं कह सके। वे अस्पष्ट रूप से महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा छू लिया था जिसे उन्हें नहीं छूना चाहिए था, और उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि इसकी कीमत कितनी भयानक होगी। पार्टी से बाहर निकलकर प्रिया यूनिट में वापस नहीं गई।
वह ठंडी रात में सड़कों पर लक्ष्यहीन रूप से चलती रही। स्ट्रीट लाइटें उसके गीले गालों को धुंधला कर रही थीं। उसने न रोने की कोशिश की, लेकिन एक बार शुरू हुए आंसू नहीं रुके। सूबेदार मेजर रतन सिंह के गंदे हाथों ने जिस गाल को छुआ था वह जल रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक उसकी अपनी लाचारी और उन सहकर्मियों के प्रति गहरी निराशा थी जिन्होंने सब कुछ चुपचाप देखा था। क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? पहली बार उसके मन में हार मानने का विचार आया। उसने सैनिक बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन जिस वास्तविकता का उसने सामना किया वह उस सम्मानजनक युद्ध क्षेत्र से बहुत अलग था जिसका उसने सपना देखा था। यह एक नीच और घिनौना कीचड़ था। काफी देर चलने के बाद वह एक सुनसान पार्क की बेंच पर बेजान होकर बैठ गई। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर केवल एक ही नाम स्पष्ट रूप से चमक रहा था, चाचा जी। वह कॉल बटन दबाना चाहती थी। वह तुरंत फोन करके अपने साथ हुए सभी अन्याय और अपमान के बारे में एक बच्चे की तरह रोना और शिकायत करना चाहती थी। चाचा जी एक फोन कॉल से सब कुछ ठीक कर सकते थे। वह सूबेदार मेजर रत्न सिंह को ऐसा बना सकते थे कि वह अपना सिर भी न उठा सके। नहीं, लेकिन वह कॉल बटन दबाने की हिम्मत नहीं कर सकी। यह उसका आखिरी स्वाभिमान था जिसे वह बचाना चाहती थी। जिस क्षण वह अपने चाचा की मदद लेगी वह एक कमजोर पराजित बन जाएगी जिसने अपने दम पर खड़े होने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसने अपना फोन नीचे रखा और रात के आकाश की ओर देखा। उसे युद्ध स्मारक पर अपने माता पिता से की गई अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा याद आई। मैं पिताजी की तरह बहादुर और मां की तरह दयालु सैनिक बनूंगी। मैं चाचा जी के नाम पर निर्भर नहीं रहूंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर उसने अपना मन बना लिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे लड़ना है, क्या करना है। तभी उसके दिमाग में बचपन में चाचा जी द्वारा कही गई एक बात बिजली की तरह कौंधी। प्रिया, एक सैनिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बंदूक चलाने का कौशल या शारीरिक ताकत नहीं है। यह एक चीज है जिसे उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा संजोना चाहिए, सम्मान। सम्मान। उसने उस शब्द को धीरे से फुसफुसाया और अंत में उसे एहसास हुआ कि उसे क्या करना है। उसने अब और अकेले चिंता न करने का फैसला किया। उसने इस दुनिया में उस व्यक्ति से सलाह लेने का फैसला किया जो एक सैनिक के सम्मान के बारे में सबसे अच्छी तरह जानता था। उसने फिर से अपना फोन उठाया और कांपती उंगलियों से उसने कॉल बटन दबाया। देर रात उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में भारत की एलिट विशेष बल पैरा एसएफ का गुप्त प्रशिक्षण शिविर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के टेंट में एक छोटी सी रोशनी रात को रोशन कर रही थी। काला शेर कर्नल विक्रम राठौर अपनी मेज पर फैले एक ऑपरेशनल नक्शे को घूर रहे थे। वह अगले कुछ दिनों में होने वाले एक महत्वपूर्ण आतंकवाद रोधी अभ्यास के लिए कई रातों से जागकर योजना बना रहे थे। तभी उनकी मेज पर रखा सैटेलाइट फोन चुपचाप बजा। कॉलर उनकी इकलौती भतीजी प्रिया शर्मा थी। इस समय क्यों? एक बुरे पूर्वाभास के साथ उसने तुरंत रिसीवर उठाया। प्रिया जी, चाचा जी, सोने में परेशान करने के लिए माफ करना। रिसीवर के पार से आने वाली भतीजी की आवाज सामान्य से अलग थी। उसने सामान्य होने का नाटक किया, सामान्य होने का नाटक किया, लेकिन उसकी आवाज के अंत में एक सूक्ष्म और गहरी कंपकंपी थी। कर्नल विक्रम राठौर ने तुरंत महसूस किया कि उसकी भतीजी के साथ कुछ गंभीर हुआ है। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है? क्या तुम बीमार हो? नहीं, मैं ठीक हूं। प्रिया ने अंत तक अपनी स्थिति बताने से इनकार कर दिया। इसके बजाय काफी देर हिचकिचाने के बाद उसने एक बिल्कुल अप्रत्याशित सवाल पूछा। चाचा जी, हाँ, एक सैनिक का सम्मान क्या होता है? वह सवाल, उस एक सवाल पर कर्नल विक्रम राठौर का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह रिसीवर हाथ में लिए अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उनके पूरे शरीर से एक सोए हुए शिकारी की तरह ठंडी जानलेवा ऊर्जा निकलने लगी। उन्हें अब और पूछने की जरूरत नहीं थी कि उनकी भतीजी किस स्थिति में है। जब एक सैनिक अपने सम्मान के बारे में सवाल करता है तो इसका मतलब है कि उनका सम्मान इतनी बुरी तरह से कुचला गया है कि वे इसे अपनी ताकत से और नहीं बचा सकते। कौन है? कर्नल विक्रम राठौर की आवाज नरक की गहराइयों से गूंजती हुई धीमी और ठंडी थी। मैंने पूछा, वह कौन है जिसने तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की हिम्मत की? अगली सुबह 15वीं इन्फैंट्री बटालियन की सुबह हमेशा की तरह सामान्य रूप से शुरू हुई। रात भर क्या हुआ
इससे अनजान सैनिक सुबह की परेड के लिए मैदान में कतार में खड़े थे। हवलदार प्रिया शर्मा भी रात भर जागने के बावजूद एक त्रुटिहीन मुद्रा में कतार के सबसे आगे खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब आंसू या पीड़ा का कोई निशान नहीं था, केवल एक ठंडी कठोर दृढ़ता थी, जैसे किसी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। पिछली रात का नायक सूबेदार मेजर रतन सिंह हैंगओवर के कारण सिरदर्द से पीड़ित था, लेकिन एक विजयी अभिव्यक्ति के साथ परेड की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि उसने पिछली रात प्रिया को सबक सिखा दिया है और वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। पूरी कंपनी सावधान, अब सुबह की परेड। जैसे ही कंपनी कमांडर परेड शुरू करने वाला था, तभी धड़ 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 कहीं से जमीन को कंपाने वाली भारी और दबदबे वाली हेलीकॉप्टर प्रोपेलर की आवाज आने लगी। जो आवाज पहले दूर से हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, वह तेजी से नजदीक आई और पूरे आसमान को ढकने वाली एक गर्जना में बदल गई। यह क्या है? मैदान में मौजूद सभी सैनिकों और अधिकारियों ने एक साथ आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। यूनिट के ऊपर दो काले रंग के सैन्य हेलीकॉप्टर जैसे मौत के दूत नीचे और खतरनाक तरीके से मंडरा रहे थे। ये सेना की विमानन शाखा द्वारा संचालित सामान्य परिवहन हेलीकॉप्टर नहीं थे। उनकी चिकनी आक्रामक बनावट और धड़ पर कोई यूनिट चिन्ह या पहचान संख्या न होना यह दर्शाता था कि ये केवल गुप्त अभियानों के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष बलों के घुसपैठ हेलीकॉप्टर ध्रुव थे। क्या यह कोई अभ्यास है? नहीं सर, आज कोई अभ्यास निर्धारित नहीं है। जैसे ही कमांडिंग ऑफिसर घबराहट में चिल्लाए, दोनों ध्रुव बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे मैदान के बीच में उतरने लगे। हेलीकॉप्टरों से निकलने वाली शक्तिशाली हवा ने मैदान की धूल को एक तूफान की तरह उड़ा दिया और सैनिकों के लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया। धड़ाम धड़ाम दोनों ध्रुव एक भारी आवाज के साथ मैदान के बीच में उतरे और अगले ही पल एक और भी चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। आगे के हेलीकॉप्टर के दोनों दरवाजे खुले और सिर से पांव तक काले विशेष लड़ाकू वर्दी और नकाब पहने 10 विशेष बल के जवान छाया की तरह चुपचाप जमीन पर कूद पड़े। उनके हाथों में नवीनतम सबमशीन गन थीं, जो सामान्य इन्फेंट्री इकाइयों में देखने को भी नहीं मिलती थीं। वे तेजी से आगे बढ़े और तुरंत पूरे मैदान को घेर लिया, बाहरी दुनिया से सभी पहुंच को रोक दिया। उनके हर हरकत में अनगिनत वास्तविक लड़ाइयों का अनुभव करने वालों की ही तरह एक निर्दयी और घातक ऊर्जा थी। यह पैरा एसएफ है, एक अधिकारी ने भयभीत आवाज में कहा। हाँ, वे थे भारतीय सेना की एलिट और सबसे गुप्त इकाई, जिन्हें आतंकवादी सबसे ज्यादा डरते थे। पौराणिक पैरा एसएफ विशेष बल। मैदान में मौजूद हर कोई डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। देश की सर्वश्रेष्ठ विशेष बल इकाई बिना किसी चेतावनी के उनकी साधारण इन्फेंट्री यूनिट में दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने की तरह क्यों दिखाई दी? जब सब सांस रोके देख रहे थे, अंत में आगे के हेलीकॉप्टर से एक आदमी धीरे धीरे बाहर निकला। वह 50 के दशक की शुरुआत में एक मजबूत गठीले शरीर वाला आदमी था। उसका चेहरा युद्ध के मैदानों में बिताए लंबे समय से बनी गहरी झुर्रियों से भरा था। उसने अन्य सैनिकों की तरह नकाब नहीं पहना था, लेकिन उसके पूरे चेहरे से निकलने वाला दबदबा आसपास की हर चीज पर हावी होने के लिए काफी था। उसने पैरा एसएफ का प्रतीक मैरून बेरेट पहना हुआ था और उसकी लड़ाकू वर्दी के कंधे पर एक कर्नल का रैंक चिन्ह चमक रहा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी आंखें एक भूखे बाघ की तरह तेज और निर्दयी थीं, जो अपने शिकार को देख रहा हो। जिस क्षण उसने मैदान पर अपना पहला कदम रखा, ऐसा लगा जैसे पूरे मैदान की हवा उसके जानलेवा आभास के नीचे जम गई हो। वह था काला शेर, कर्नल विक्रम राठौर। उसने डरे हुए यूनिट कमांडर की ओर एक नजर भी नहीं डाली, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। इसके बजाय उसने कतार में खड़े सैकड़ों सैनिकों को एक एक करके बहुत धीरे धीरे देखना शुरू किया। जहां भी उसकी नजर पड़ती, सैनिक अनजाने में ही अपना सिर झुका लेते। अंत में उसकी नजर कतार के बीच में सीधी खड़ी एक व्यक्ति पर रुक गई, हवलदार प्रिया शर्मा। वह बिना किसी कंपकंपी के अपनी ओर आते हुए अपने चाचा को देख रही थी। कर्नल विक्रम राठौर अंततः अपनी भतीजी प्रिया के ठीक सामने रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, वह बस अपनी भतीजी की कांपती आवाज को याद कर रहा था, जो उसने पिछली रात फोन पर सुनी थी, और उसकी आंखों के कोनों में रात भर रोने के हल्के निशान देख रहा था। और फिर
उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसका खुरदरा कठोर हाथ उसकी भतीजी के उसी गाल को छू रहा था जिसे पिछली रात सूबेदार मेजर रतन सिंह के गंदे हाथों ने छुआ था, बहुत सावधानी से, दुनिया के सबसे कोमल स्पर्श के साथ। उसके उस एक छोटे से कार्य से प्रिया ने पिछली रात जो भी दुहक और दर्द निगला था वह फिर से उमड़ आया। उसकी आंखों में गर्म आंसू भर आए। और फिर कर्नल विक्रम राठौर ने अंततः अपना सिर घुमाया। उसकी नजर अब मैदान के एक कोने में पीले पड़े हुए और कांपते हुए एक आदमी पर टिकी थी, सूबेदार मेजर रतन सिंह। कर्नल विक्रम राठौर का मुंह बहुत धीरे धीरे खुला। उसकी आवाज सर्दियों की बर्फीली हवा की तरह ठंडी और तेज थी। वहां सूबेदार मेजर रतन सिंह। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन यह पूरे मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। वहां सूबेदार मेजर रतन सिंह। कर्नल विक्रम राठौर की उस ठंडी पुकार पर रतन सिंह ने महसूस किया कि उसका दिल धड़ाम से नीचे गिर गया है। मैदान में मौजूद सैकड़ों लोगों की निगाहें एक साथ उस पर टिक गईं। उसने सहज रूप से महसूस किया कि वह एक विशाल शिकारी के शिकार क्षेत्र में फंसा एक डरा हुआ हिरण बन गया है। कर्नल विक्रम राठौर एक एक कदम करके उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदम भारी और धीमे थे, लेकिन हर कदम में जमीन को कंपाने वाला एक दबदबा था। रतन सिंह डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पीछे खड़े 2 पैरा एसएफ के जवानों ने लोहे की जंजीरों जैसे हाथों से उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। अब वह न तो भाग सकता था और न ही छिप सकता था। अंत में कर्नल विक्रम राठौर रतन सिंह के ठीक सामने रुक गया। वह रतन सिंह से एक सिर छोटा था, लेकिन उससे निकलने वाली आभा में जमीन आसमान का फर्क था। कर्नल साहब, आप यहां हमारी यूनिट में कैसे? रतन सिंह ने कांपती आवाज में बड़ी मुश्किल से कहा। कर्नल विक्रम राठौर ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी भतीजी प्रिया की ओर धीरे से कहा, हवलदार प्रिया शर्मा। जी सर। बाहर आओ। उसके संक्षिप्त आदेश पर प्रिया कतार से बाहर निकलकर उसके ठीक बगल में खड़ी हो गई। कर्नल विक्रम राठौर ने एक बार फिर सबके सामने प्रिया के गाल को धीरे से सहलाया। उसका यह कार्य किसी भी शब्द से ज्यादा स्पष्ट रूप से वहां मौजूद सभी को दिखा रहा था कि यह महिला हवलदार उसके लिए क्या मायने रखती है। और फिर उसने अंततः अपना सिर घुमाकर रतन सिंह की आंखों में सीधे देखा। उसकी नजर एक तेज चाकू की तरह थी जो रतन सिंह की कायर आत्मा को चीर रही थी। और फिर उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें निहित क्रोध का वजन हजारों किलो जैसा था। सूबेदार मेजर रतन सिंह। जी कर्नल साहब। पिछली रात एक पार्टी में वह एक एक शब्द रुककर बोल रहा था और हर शब्द के साथ रतन सिंह का चेहरा और भी पीला पड़ता जा रहा था। मैंने सुना है कि तुमने अपने इन गंदे हाथों से मेरी भतीजी के गाल पर हाथ उठाया। क्या यह सच है? वह सवाल, उस एक सवाल पर रतन सिंह की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। भतीजी, वह एक शब्द उसके दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहा था। वह नई हवलदार जिसे उसने पिछली रात एक बिना सहारे की लड़की समझकर कुचला और अपमानित किया था, वह भारत की सबसे शक्तिशाली विशेष बल इकाई पैरा एसएफ के कमांडर काला शेर की इकलौती रिश्तेदार थी। नहीं साहब, यह एक गलतफहमी है। कर्नल साहब, मैं तो बस उसे प्रोत्साहित कर रहा था। रतन सिंह पागलों की तरह हाथ हिलाते हुए डेज़ेस्पेरेमेंट बहाने बनाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल विक्रम राठौर ने उसके बहानों पर हंसते हुए कहा, प्रोत्साहित? क्या तुम्हारे प्रोत्साहन का मतलब एक अधीनस्थ के गाल पर हाथ उठाना और एक औरत की हिम्मत कैसे हुई कहकर उसे अपमानित करना है? उसकी बात पर पिछली रात की पार्टी में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे राख जैसे हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि कर्नल विक्रम राठौर को पिछली रात जो कुछ भी हुआ था वह सब पता है। तुम्हें यह गंदा विशेषाधिकार किसने दिया कि तुम वर्दी पहनने के कारण अपने से कमजोर अधीनस्थों को कुचल सकते हो? तुमने यह किस देश के सैन्य कानून से सीखा है? मैंने गलती की कर्नल साहब। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। रतन सिंह अंततः जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगा, लेकिन कर्नल विक्रम राठौर की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। तुम्हारा अपराध केवल मेरी भतीजी को अपमानित करने तक ही सीमित नहीं है। उसने मैदान में कतार में खड़े सैकड़ों युवा सैनिकों की ओर देखते हुए अपनी आवाज ऊंची की। तुमने इस पवित्र वर्दी के सम्मान को अपने इन गंदे हाथों से मैला किया है, और तुम्हारे वे कायर साथी
जो तुम्हारे इस घिनौने कृत्य को जानते हुए भी चुप रहे, वे सब भी इसमें शामिल हैं। उसकी तीखी फटकार पर पिछली रात की पार्टी में मौजूद सभी अधिकारी अपराधियों की तरह अपना सिर झुकाए खड़े थे। मैं आज यहां सबको यह दिखाने आया हूं कि एक सैनिक का सम्मान क्या होता है और उस सम्मान को मैला करने वाले का अंत क्या होता है। उसने अपने बगल में खड़े एक पैरा एसएफ के जवान को अपनी ठुड्डी से इशारा किया, इसे ले जाओ। जी सर। 2 पैरा एसएफ के जवानों ने रोते हुए रतन सिंह को ऐसे घसीटा जैसे वह कोई बोरी हो और उसे मैदान के बीच में ले गए। कर्नल साहब, प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी। रतन सिंह डेसेस्पेरे में गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कर्नल विक्रम राठौर ने ठंडाई से मुंह फेर लिया। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। उसकी अंतिम घोषणा एक मौत की सजा की तरह थी। उस दृश्य को देखती हुई प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि यह केवल एक चाचा का अपनी भतीजी के लिए लिया गया व्यक्तिगत बदला नहीं है, यह एक सड़े हुए सैन्य संगठन के घाव को काटने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सच्चे सैनिक का पवित्र और निर्दयी न्याय था कि उसके जैसी कोई और पीड़िता फिर कभी न हो। मैदान पर सुबह की ठंडी धूप लंबी लंबी पड़ रही थी। मैदान के बीच में एक अपराधी की तरह घसीटे गए। सूबेदार मेजर रतन सिंह ने सोचा कि उसका सैन्य करियर अब खत्म हो गया है। उसने सोचा कि उसे सैन्य पुलिस को सौंप दिया जाएगा, अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और शायद जेल भी भेजा जाएगा, और वह डर से कांप रहा था। लेकिन कर्नल विक्रम राठौर का अगला कदम उसकी और वहां मौजूद सभी की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। कर्नल विक्रम राठौर ने रतन सिंह को तुरंत अनुशासनात्मक समिति के सामने पेश नहीं किया। इसके बजाय उसने मैदान के सामने कतार में खड़े सभी सैनिकों को एक धीमी लेकिन शक्तिशाली आवाज में घोषणा की, अभी से पैरा एसएफ और 15वीं इन्फेंट्री बटालियन के बीच एक विशेष संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू होगा। क्या संयुक्त प्रशिक्षण सर? यूनिट कमांडर ने घबराहट में पूछा। हां, प्रशिक्षण का उद्देश्य भाईचारे को बढ़ावा देना और आपसी सम्मान की भावना सिखाना है। कर्नल विक्रम राठौर के चेहरे पर एक ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान थी। प्रशिक्षण का विषय है निहत्थे मुकाबला। यह पैरा एसएएफ के जवानों और यहां के अधिकारियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबले के रूप में आयोजित किया जाएगा। उसकी बात सुनकर बटालियन के अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। यह कोई मजाक नहीं था। उन्हें भारत के सबसे घातक मानव हथियारों पैरा एसएएफ के जवानों के साथ निहत्थे लड़ने के लिए कहा जा रहा था। यह प्रशिक्षण नहीं था, यह लगभग एक सार्वजनिक सजा की घोषणा थी। तो मैं पहले मुकाबले के लिए प्रतिभागी को नामित करता हूं। कर्नल विक्रम राठौर की नजर धीरे धीरे सूबेदार मेजर रतन सिंह पर गई। सूबेदार मेजर रतन सिंह, जी साहब। रतन सिंह ने लगभग रोती हुई आवाज में जवाब दिया, तुम पहले प्रतिभागी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पिछली रात की पार्टी में दिखाई गई अपनी महान भावना को आज यहां हमारे पैरा एसएएफ के जवानों के सामने भी दिखाओगे। यह एक ऐसा आदेश था जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। रतन सिंह कांपते पैरों से मैदान के बीच में चला गया। उसके सामने पैरा एसएएफ के जवानों में से सबसे छोटे कद का, लेकिन जिसका शरीर फौलादी मांसपेशियों से बना था, एक जवान बिना किसी भाव के खड़ा था। शुरू करो। यूनिट कमांडर की कांपती आवाज के साथ मुकाबला शुरू हुआ। रतन सिंह ने अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए चिल्लाते हुए पहला मुक्का मारा। वह यूनिट में अपनी मुक्केबाजी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका मुक्का हवा में ही रह गया। पैरा एसएफ का जवान जैसे नाच रहा हो, हल्के कदमों से उसके हमले से बच गया और उसके करीब आ गया, और अगले ही पल कड़क, पैरा एसएफ के जवान के हाथ ने रतन सिंह के हाथ के जोड़ को सटीक रूप से तोड़ दिया। आह! रतन सिंह के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वह अपना हाथ पकड़कर मैदान में लौटने लगा, लेकिन पैरा एसएफ का जवान यही नहीं रुका। वह गिरे हुए रतन सिंह के ऊपर चढ़ गया और उसके दोनों हाथों और पैरों को अपने शरीर से पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, जैसे मकड़ी के जाले में फंस गया हो। रतन सिंह एक विशाल मकड़ी द्वारा पकड़े गए कीड़े की तरह हिल भी नहीं सकता था। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह एक विशेषज्ञ का एक नौसिखिए को यह दिखाना था कि मानव शरीर के कमजोर बिंदुओं और जोड़ों को सबसे कुशलता से कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है। एक ठंडा और सटीक प्रदर्शन। उसे उठाओ। कर्नल विक्रम राठौर ने ठंडाई से आदेश दिया।
जब पैरा एसएफ के जवान ने रतन सिंह को उठाया तो वह पहले ही लड़ने की इच्छा खो चुका था और आंसू और नाक से लथपथ रहम की भीख मांग रहा था। तो अगला प्रतिभागी कर्नल विक्रम राठौर की नजर अब उन अन्य अधिकारियों पर गई जो पिछली रात की पार्टी में रतन सिंह के बगल में बैठकर प्रिया का मजाक उड़ा रहे थे। वहां हवलदार कुमार, लगता है तुम्हारी बारी है। कर्नल साहब, मैंने कुछ नहीं। बाहर आओ। वे भी कोई अपवाद नहीं थे। उन्हें एक एक करके मैदान के बीच में ले जाया गया और पैरा एसएफ के जवानों द्वारा बुरी तरह और विशेषज्ञ रूप से प्रशिक्षित किया गया। पैरा एसएफ के जवानों ने उन्हें कभी भी गंभीर रूप से घायल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनके शरीर और आत्मा में एक अविस्मरणीय दर्दनाक सबक और अपमान की भावना को गहराई से अंकित कर दिया। मैदान अधिकारियों की दयनीय चीखों और सैनिकों की विजयी लेकिन दुखद चुप्पी से भर गया था। जब अंतिम प्रतिभागी का प्रशिक्षण भी समाप्त हो गया तो कर्नल विक्रम राठौर ने जमीन पर पड़े हुए अस्त व्यस्त अधिकारियों को एक ठंडी नजर से देखा और फिर उसने अंत में प्रिया की ओर मुड़कर कहा, हवलदार प्रिया शर्मा जी। सर, तुम्हारा क्या विचार है? इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसके सवाल पर सबकी निगाहें फिर से प्रिया पर टिक गईं। उसका एक शब्द उनकी किस्मत का फैसला करेगा। प्रिया ने कुछ देर तक जमीन पर गिरे हुए सूबेदार मेजर रतन सिंह को चुपचाप देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, केवल गहरी सहानुभूति और दुहक था। अंत में उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन यह किसी भी चीख से ज्यादा जोर से पूरे मैदान में गूंज रही थी। मैं चाहूंगी कि इन लोगों को एक और मौका दिया जाए। मैं चाहूंगी कि इन लोगों को एक और मौका दिया जाए। हवलदार प्रिया शर्मा के उस एक वाक्य पर मैदान में एक भारी खामोशी छा गई। हर किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वह उन लोगों को माफ करने की बात कर रही थी जिन्होंने उसे इतना कुचला और अपमानित किया था? कर्नल विक्रम राठौर भी अपनी भतीजी के इस अप्रत्याशित बयान से एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रिया की आंखों में उसके फैसले की सच्चाई को पढ़ लिया। सबसे ज्यादा हैरान जमीन पर पड़ा हुआ सूबेदार मेजर रतन सिंह था। उसे लगा कि वह अब खत्म हो गया है। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब वह युवा महिला हवलदार जिसे वह सबसे ज्यादा तिरस्कृत करता था, उसके लिए दया की मांग कर रही थी। वह अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। अपमान के साथ साथ एक बहुत ही हल्की शर्म की भावना उसके सूखे दिल में पनपने लगी थी। क्या मैं कारण जान सकता हूं? कर्नल विक्रम राठौर ने अपनी भतीजी से धीरे से पूछा। प्रिया ने मैदान में मौजूद सभी लोगों की ओर मुड़कर अपने दिल की गहरी बातों को एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज में बताना शुरू किया। इन लोगों को दंडित करना निश्चित रूप से सही है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने जमीन पर गिरे हुए रतन सिंह की ओर देखते हुए कहा, एक व्यक्ति सूबेदार मेजर रतन सिंह को दंडित करने से हमारी सेना में महिलाओं और कमजोरों के प्रति गहराई से निहित पूर्वाग्रह समाप्त नहीं होंगे। कहीं ना कहीं एक और रतन सिंह फिर से सामने आ जाएगा। उसकी बात मुद्दे की जड़ तक पहुंच गई। मेरा मानना है कि सच्चा बदलाव दंड और प्रतिशोध से नहीं, बल्कि सच्ची पश्चाताप और क्षमा के माध्यम से एक नई शुरुआत से आता है। कृपया इन लोगों को अपनी गलतियों को महसूस करने और नए सैनिक बनने का एक आखिरी मौका दें। मुझे लगता है कि यह मेरे व्यक्तिगत प्रतिशोध से कहीं ज्यादा हमारी पूरी सेना के भविष्य के लिए मूल्यवान होगा। उसके भाषण के समाप्त होने पर मैदान में कोई तालियां या जयकार नहीं हुई। इसके बजाय वहां मौजूद सभी सैनिकों के दिलों में एक गहरी और भारी गूंज चुपचाप फैल गई। कर्नल विक्रम राठौर ने कुछ देर तक अपनी भतीजी को चुपचाप देखा। वह अब एक ऐसी सच्ची कमांडर बन चुकी थी जिसका दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल था। उसे अपनी भतीजी की क्षमता पर गहरा गर्व और असीम गर्व महसूस हुआ। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। उसने जमीन पर गिरे हुए रतन सिंह और अन्य अधिकारियों को आखिरी और सबसे डरावनी आवाज में चेतावनी दी। आज तुम लोग मेरी भतीजी की वजह से अपनी वर्दी नहीं खो रहे हो। यह तुम्हें दिया गया पहला और आखिरी मौका है। अगर तुम में से किसी ने भी आज के दिन को भूलकर अपने पुराने घिनौने रूप में लौटने की कोशिश की, तो उस दिन मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा सर्विस नंबर इस दुनिया से मिटा दूंगा। याद रखना। उस दोपहर सूबेदार मेजर रतन सिंह, जिसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, अकेले प्रिया के बैरक के सामने आया। वह प्रिया के सामने जोर से घुटनों के बल बैठ गया। हवलदार,
उसने अपना सिर झुकाए हुए कांपती आवाज में कहा, मैंने सच में बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में पहले के झूठे गिड़गिड़ाने के बजाय सच्चे पश्चाताप की एक हल्की सी झलक थी। प्रिया ने चुपचाप उसे उठाया। सूबेदार मेजर साहब, मेरे लिए आपकी माफी काफी है, लेकिन आपको जिनसे सच में माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं। प्रिया ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए अपनी अंतिम शर्त बताई। आप इस यूनिट की उन सभी महिला सैनिकों से जिन्हें आपने अब तक केवल महिला होने के कारण नजरअंदाज किया, तिरस्कृत किया और चोट पहुंचाई, और जो पहले यहां सेवा कर चुकी हैं, उन सभी से एक एक करके व्यक्तिगत रूप से जाकर सच्चे दिल से माफी मांगिए, उनके घावों को अपने हाथों से सहलाइए। और फिर उसने जोड़ा, और अगर उनमें से कोई एक भी आपको माफ करने से इनकार कर दे तो उस दिन मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। यही मेरी एकमात्र शर्त है। रतन सिंह ने प्रिया की बात सुनी और कुछ देर तक कुछ नहीं कह सका। उसे अपनी अतीत की अनगिनत गलतियां याद आने लगीं। उसे पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि वह कितना अहंकारी और मूर्ख था। ठीक है, उसने अंततः एक भारी आवाज में जवाब दिया, मैं ऐसा ही करूंगा। उस दिन के बाद सूबेदार मेजर रतन सिंह सचमुच एक बदला हुआ इंसान बन गया। उसने उन सभी महिला सैनिकों को खोजना शुरू किया जिन्हें उसने अतीत में चोट पहुंचाई थी, और वह उनके सामने घुटने टेककर आंसुओं के साथ अपने पापों के लिए माफी मांगता। यह एक लंबा, दर्दनाक और अपमानजनक पश्चाताप का मार्ग था। उस विशेष संयुक्त प्रशिक्षण को 15वीं इन्फेंट्री बटालियन के इतिहास में एक अमिट किंवदंती के रूप में दर्ज किया गया। इस घटना की आधिकारिक तौर पर उच्च कमान को रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन काला शेर के एक बार आने की अफवाह ही यूनिट के माहौल को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी थी। सबसे बड़ा बदलाव सूबेदार मेजर रतन सिंह में आया। उसने प्रिया की शर्तों को चुपचाप और दर्दनाक रूप से पूरा किया। उसने अतीत की पीड़ितों को खोजा, उनके सामने अपने पापों को कबूल किया और आंसुओं के साथ माफी मांगी। कुछ ने उसे थप्पड़ मारे, कुछ ने उसे गालियां दीं, लेकिन उसने बिना किसी बहाने या प्रतिरोध के सब कुछ चुपचाप सहन किया। उसके उस सच्चे पश्चाताप ने अन्य अधिकारियों के बंद दिलों को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। जिन अधिकारियों ने पिछली रात उसकी चुप्पी से उसके पाप में साथ दिया था, वे खुद कंपनी कमांडर के पास गए, अपनी गलतियों को कबूल किया और स्वेच्छा से दंड की मांग की। कर्नल विक्रम राठौर ने इस पूरी प्रक्रिया को दूर से चुपचाप देखा। उसने वादे के अनुसार उन पर कोई आधिकारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसने एक और अधिक मौलिक समाधान निकाला। कुछ दिनों बाद सेना मुख्यालय से एक आधिकारिक आदेश आया। सूबेदार मेजर रतन सिंह सहित घटना में शामिल सभी अधिकारियों को भारत के सबसे अग्रिम और सबसे कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह कर्नल विक्रम राठौर की अंतिम कृपा और एक भयानक चेतावनी थी। वहां सबसे विनम्रता से सैनिकों के साथ रहते हुए सीखो कि सच्ची सैनिक भावना क्या होती है। उनके जाने के बाद खाली हुई जगहों को नए और युवा अधिकारियों से भर दिया गया और यूनिट में एक अभूतपूर्व विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। पैरा एसएफ द्वारा सीधे आयोजित एक आपसी सम्मान और लैंगिक समानता पर विशेष प्रशिक्षण। पैरा एसएफ के प्रशिक्षकों ने केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी, उन्होंने एक ऐसा चरम टीम वर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जिसे पुरुष और महिला सैनिक केवल समान शर्तों पर एक दूसरे की सीमाओं का परीक्षण करके और सहयोग करके ही पार कर सकते थे। पहले जो सैनिक अजीब और विरोधी थे, वे एक साथ पसीना बहाते हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे को लिंग के बजाय एक साथी सैनिक के रूप में पहचानने लगे। यूनिट में व्याप्त पूर्वाग्रह की पुरानी दीवारें इस तरह सबसे निचले स्तर से धीरे धीरे ढह रही थीं। हवलदार प्रिया शर्मा इस सारे बदलाव के केंद्र में थी। वह अब अकेली नहीं थी, उसके साथ अब ऐसे भरोसेमंद सहकर्मी और अधीनस्थ थे जो उस पर सच्चा विश्वास करते थे और उसका अनुसरण करते थे। उसे महसूस हो रहा था कि जिस सच्ची कमरादरी का उसने सपना देखा था, वह आखिरकार इस यूनिट में जड़ें जमा रही थीं। समय बीतता गया और यूनिट पूरी तरह से एक नए रूप में बदल गई। सूबेदार मेजर रतन सिंह द्वारा छोड़े गए घाव और पूर्वाग्रह की छाया गायब हो गई और उसकी जगह स्वस्थ कमरादरी और आपसी सम्मान की संस्कृति ने एक नई आशा की तरह ले ली। इस बदलाव के केंद्र में हमेशा की तरह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हवलदार प्रिया शर्मा थी।
अब यूनिट में कोई भी उसे नजरअंदाज करने या उसकी क्षमताओं पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके नाम के आगे अब नई महिला सैनिक या किसी की भतीजी जैसे टैग नहीं लगते थे। वह बस यूनिट की सबसे भरोसेमंद और सबसे सम्मानित कमांडर हवलदार प्रिया शर्मा थी। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव उसके भीतर हो रहा था। वह अब खुद को साबित करने के लिए जबरदस्ती मजबूत होने का नाटक नहीं करती थी। उसने खुद को और अपने अधीनस्थों को वैसे ही स्वीकार करना और प्यार करना सीख लिया था जैसे वे थे। उसका नेतृत्व अब ठंडे करिश्मे का नहीं बल्कि गर्मजोशी भरी समावेशिता का था, जो पूरी यूनिट को गले लगा रहा था। फिर एक दिन डिवीजनल कमांडर ने प्रिया को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बुलाया। कमांडर के कार्यालय में प्रवेश करते ही प्रिया अपने चाचा कर्नल विक्रम राठौर को वहां देखकर हैरान रह गई। चाचा जी, आप यहां कैसे? कर्नल विक्रम राठौर ने अपनी भतीजी के पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और परिपक्व रूप को गर्व भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। मैं अपनी भतीजी का चेहरा देखने आया था। तुमने बहुत मेहनत की है, डिवीजनल कमांडर ने एक गर्मजोशी भरी आवाज में कहा। हवलदार, मैंने पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे प्रदर्शन को देखा है। तुमने सबसे कठिन परिस्थितियों में साबित किया है कि सच्ची सैनिक भावना क्या होती है। तुम्हारे जैसा प्रतिभा का एक इन्फेंट्री यूनिट में हमेशा के लिए रहना हमारी पूरी सेना के लिए एक नुकसान होगा। उसने अपनी मेज पर रखी एक फाइल प्रिया को दी। बधाई हो, आज से तुम्हें सेना की विशेष बल कमान के तहत 3 पैरा विशेष बल में स्थानांतरित किया जाता है। विशेष बल कमान। प्रिया की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। पैरा एसएफ, यह हर सेना के एनएसईओ का सपना था। सर्वश्रेष्ठ एलिट इकाई। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यह महसूस करते हुए कि वह केवल अपने कौशल से वहां नहीं पहुंच सकती। क्या मैं सच में वहां जाने के लायक हूं? तुम पूरी तरह से योग्य हो, डिवीजनल कमांडर ने एक दृढ़ आवाज में कहा। यह तुम्हारे चाचा के अनुरोध के कारण नहीं है, यह तुम्हारी अपनी मेहनत, खून और पसीने का परिणाम है जो तुमने पिछले कुछ समय में हासिल किया है। प्रिया ने अपने चाचा की ओर देखा। कर्नल विक्रम राठौर ने बस चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखें कह रही थीं, अब असली दुनिया में कदम रखने का समय है। तुम यह कर सकती हो। प्रिया ने अपनी उमड़ती हुई भावनाओं को दबाया और कांपते हाथों से स्थानांतरण पत्र स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि उसकी लंबी अकेली लड़ाई ने आखिरकार सबसे गौरवशाली फल दिया है। वह अब अतीत के दर्द में फंसी एक पीड़िता नहीं थी, वह एक गौरवान्वित भारतीय सैनिक थी जिसने सभी परीक्षाओं को पार कर अपनी ताकत से, गर्व से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया था।